यदि आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं या उत्तराखंड में स्थित विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और योर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2015 के स्क्रीनिंग प्रश्न पत्र के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रश्न हैं और अधिकांश बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो को। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है राज्य संबंधी ज्ञान, तो इस वीडियो में हम जानेंगे 2015 में स्क्रीनिंग परीक्षा में जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर। तो यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है? आप जानते हैं थारू, बोक्सा, जौनसारी, भोटिया ये उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर बी यानी किरात। तो थारू जनजाति किरात को अपना पूर्वज मानते हैं। यदि थारू की बात करें तो थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में निवास करती है। ये किरात वंश के हैं और कई जातियों तथा उपजातियों में विभाजित हैं। तो थारू जनजाति मुख्य रूप से उधम सिंह नगर में निवास करती है। ये किरात वंश के हैं और किरात को अपना पूर्वज मानते हैं और यह उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। अगला प्रश्न दिया गया है 52। उत्तर काशी के भोटियाओं को सामान्य रूप से जाना जाता है। भोटिया भी उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी जाड़। उत्तर काशी में निवास करने वाले भोटियाओं को जाड़ नाम से जाना जाता है। और मारछा और तोलछा की बात करें तो चमोली जनपद में निवास करने वाले भोटियाओं को मारछा या तोलछा कहा जाता है। चमोली जनपद में बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर आगे माणा गांव में भोटिया निवास करते हैं और गोपेश्वर के पास घिंगराण में भी ये लोग निवास करते हैं। तो चमोली जनपद में निवास करने वाले भोटियाओं को मारछा या तोलछा कहा जाता है। उत्तर काशी में निवास करने वाले भोटियाओं को जाड़ कहा जाता है और पिथौरागढ़ में निवास करने वाले भोटियाओं को सौका या जौहरी कहा जाता है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चमोली में मारछा या तोलछा, उत्तर काशी में जाड़ और पिथौरागढ़ में सौका या जौहरी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब दे सकें। अगला प्रश्न है 53। किस वर्ष औली में शीतकालीन बर्फ की डैम प्रारंभ हुई थी? आप जानते हैं औली जनपद चमोली में जोशीमठ विकास खंड में स्थित एक हिल स्टेशन है और पर्यटन स्थल है। यहाँ पर शीतकालीन बर्फ की डाई प्रतिवर्ष आयोजित की जाती रही हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सन 1993 ईस्वी। और आपको यह भी बता दूं कि औली में एक रोपवे लगा है, उसकी शुरुआत भी 1993 से हुई थी। तो यदि प्रश्न आता है औली में शीतकालीन बर्फ की डाई कब से प्रारंभ हुई, सही उत्तर होगा 1993। और यदि पूछा जाता है कि औली में रोपवे की शुरुआत कब से हुई, तब भी उत्तर होगा 1993। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है? आप जानते हैं उत्तराखंड में पंचप्रयाग, पंचबदरी, पंच केदार हैं और ये सभी गढ़वाल मंडल में हैं। तो यदि
पंच प्रयागों की बात करें तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है पिंडर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और यदि पांचों प्रयागों को जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला है विष्णुप्रयाग, और विष्णुप्रयाग चमोली जनपद में है, और यहाँ पर अलकनंदा और विष्णु गंगा धौलीगंगा का संगम है। अलकनंदा, विष्णु गंगा और धौलीगंगा का संगम है विष्णुप्रयाग में। दूसरा प्रयाग है नंदाकिनी, नंदाकिनी यानी नंदप्रयाग, दूसरा नंदप्रयाग है, और नंदप्रयाग में मिलते हैं नंदाकिनी और अलकनंदा। तीसरा प्रयाग है कर्णप्रयाग, जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है, तो कर्णप्रयाग में मिलते हैं पिंडर और अलकनंदा। चौथा है रुद्रप्रयाग, जहाँ पर मिलते हैं मंदाकिनी और अलकनंदा। और पांचवा प्रयाग है देवप्रयाग, जहाँ पर मिलते हैं अलकनंदा और भागीरथी, और अलकनंदा और भागीरथी के संयुक्त संगम से बनता है गंगा। अलकनंदा और भागीरथी को ही सास और बहू के नाम से जाना जाता है, जिसमें भागीरथी को सास और अलकनंदा नदी को बहू के नाम से जाना जाता है। तो सास और बहू के नाम से जाने जाने वाली नदियां हैं भागीरथी और अलकनंदा। ये देवप्रयाग में मिलते हैं और यहाँ से इनका नाम परिवर्तित होकर गंगा कहलाता है। फिर उसके बाद जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है सुंदरवन नामक डेल्टा बनाकर, वहाँ तक इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और यदि बांग्लादेश में यह प्रवेश करती है तो वहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में: विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार इन्हें उत्तर से दक्षिण की तरफ और कई बार दक्षिण से उत्तर की तरफ मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो आपको अच्छे से इस प्रश्न को हैंडल करना आना चाहिए। यदि पिंडर नदी की बात करें तो यह पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर जनपद में है। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस जिले में धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पिथौरागढ़। तो धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है जनपद पिथौरागढ़ में। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 56, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने प्रशासन में आपदा प्रबंधन को सर्वप्रथम लागू किया? डिजास्टर मैनेजमेंट को अपने प्रशासन में लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। इसने 2005 में इसे लागू किया। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रशासन में आपदा प्रबंधन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। तो आप इसे ध्यान में रखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकार थी? इस प्रश्न का तात्पर्य यह हुआ कि जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना, 27वें नंबर का राज्य भारत संघ का, तो उस समय केंद्र में किस राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकार थी, यानी सेंटर में कौन सी राजनीतिक दल या गठबंधन सत्ता पर काबिज थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे शॉर्ट में राजग कहते हैं या एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वर्तमान में भी एनडीए के घटक दलों की सरकार केंद्र में है और उसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। इसे शॉर्ट में राजग कहते हैं और इंग्लिश में एनडीए कहेंगे, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहेंगे। जनता दल की बात करें तो ये 1977 में पहली बार सत्ता में आई और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए तो ये पहली बार कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव जीतकर सत्ता में आई। तीसरा ऑप्शन है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसे शॉर्ट में संपर्क कहते हैं, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, और अंग्रेजी में से यूपीए कहते हैं, यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये वामपंथी दलों का घटक है, ये दक्षिणपंथी दलों का घटक है। इसके मुख्य नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी हैं और इसके जो कि बीजेपी के नेता श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह। तो ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। बाकी भारतीय साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये जो मार्क्सवाद के फॉलोअर्स हैं, कम्युनिस्ट हैं, उनका दल है, तो ये भी सत्ता में नहीं था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन।
तो मुझे लगता है ये प्रश्न आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी माध्यम में भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम हिंदी माध्यम को फॉलो करते हैं। प्रश्न नंबर 58, 58 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक कौन था? जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड में कुली बेगार एक प्रथा थी जो कि अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसके तहत मजदूरी करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा बिना मजदूरी दिए। तो कुली का काम करवाया जाता था और उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था, जिसे कुली बेगार प्रथा कहा जाता था। तो उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक था ठाकुर जोत सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और इन्होंने 1912 में यानी 1912 में कुली एजेंसी की स्थापना की ठाकुर जोत सिंह द्वारा। फिर बद्रीदत्त पांडे और उनके अन्य साथियों की मदद से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के सरयू नदी में बागनाथ की कसम खाते हुए कुली बेगार के रजिस्टर बहाए गए और उत्तराखंड में जो एक बुरी प्रथा थी उसका सदा के लिए अंत किया गया। तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरयू, उसमें 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी का जो मेला लगता है उसके शुभ अवसर पर बद्रीनाथ पांडे और अन्य सहयोगियों की मदद से कुली बेगार के रजिस्टर बहाए गए थे और उत्तराखंड से कुली बेगार का अंत किया गया था। अगला प्रश्न है 59, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है, यानी बैडमिंटन क्वीन? इसका सही जवाब होगा मधुमिता बिष्ट, ऑप्शन बी मधुमिता बिष्ट। और यदि कुमारी हंसा मंदराल की बात करें तो यह भारोत्तोलन की खिलाड़ी है, यानी भार उठाती है भारोत्तोलन। मधुमिता बिष्ट है बैडमिंटन क्वीन और ये दो नहीं हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है मधुमिता बिष्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र है, तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे जानना जरूरी है। जोत का मतलब है कृषि योग्य भूमि, यानी जिसमें हम कृषि कर सकते हैं, कृषि या खेती योग्य आप कह सकते हो। तो उत्तराखंड में कुल खेती योग्य क्षेत्र या जोत क्षेत्र या कृषि क्षेत्र आप कह सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7,67,571 हेक्टेयर। और उत्तराखंड में लगभग 90% आबादी कृषि पर निर्भर है। तो जोत योग्य या खेती योग्य या कृषि योग्य जो क्षेत्रफल है उत्तराखंड में वो है 7,67,571 हेक्टेयर। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? दर्रा यानी पास, जिससे हम आर पार जा सकते हैं, उसे दर्रा कहते हैं। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है लिपू लेक। लिपू लेक दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। यदि ऑप्शन बी किंगरी बिंगरी की बात करें तो किंगरी बिंगरी जोड़ता है चमोली को तिब्बत से। चमोली और तिब्बत के बीच है किंगरी बिंगरी। बाराहोती की बात करें तो यह है चमोली और पिथौरागढ़, तो चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है बाराहोती। और यदि ऑप्शन डी थागला की बात करें तो यह जोड़ता है उत्तरकाशी को तिब्बत से। तो उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ेगा थागला। तो यहाँ पर जानना जरूरी है, लिपू लेक जोड़ेगा पिथौरागढ़ को तिब्बत से, किंगरी बिंगरी जोड़ेगा चमोली को तिब्बत से, बाराहोती जोड़ेगा चमोली को पिथौरागढ़ से और थागला जोड़ेगा उत्तरकाशी को तिब्बत से। तो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से इन्हें समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है 62, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कत्यूरियों ने किस स्थान पर अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की? तो कत्यूरियों ने अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की थी ऑप्शन बी जोशीमठ। जोशीमठ में सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की, कत्यूर घाटी कहते हैं, जो कि अब कुमाऊं में है। और उसके बाद ये जोशीमठ से अपनी राजधानी को कत्यूर राज्य के रणचूला कोट में ले गए। जोशीमठ से इन्होंने अपनी राजधानी हटाई और कत्यूर राज्य के रणचूला कोट में ले गए। इस वंश के जो अंतिम शासक थे, यानी कत्यूर वंश के अंतिम शासक थे ब्रह्मदेव, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कत्यूरों ने किस स्थान पर अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की थी? सही जवाब होगा जोशीमठ। जोशीमठ आप जानते हैं चमोली जनपद में है। फिर ये यहाँ से अपनी राजधानी को
कत्यूरी राज्य के रणचूला कोट में ले गई और इस वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका आंसर जानेंगे। इसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से कुमेलित विकल्प चुनिए, यानी जो मेल नहीं खाता उसे चुनना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर सी, जगत चंद, यानी चंद वंश का शासक था। इसका शासनकाल नहीं है और ये गलत है। तो ज्ञानचंद सही है, इसका शासनकाल सही है। फतेह शाह ये परमार वंश या पवार वंश जिसे कहते हैं उसका शासक थे, तो इसका भी सही है। प्रदीप शाह ये भी सही है, 1717 से 1772। लेकिन जगत चंद 1708 से 1730 ये गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जगत चंद, जो कि यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है 64 नंबर का। किस सन में नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किया? तो आप जानते हैं गोरखा नेपाली थे, यानी नेपाल से आए थे। तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन किया। ऑप्शन ए 1790 ईस्वी में। तो पहली बार गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया 1790 में, और वहाँ पर चंद वंश के शासकों को कमज़ोर पाया और उन्हें हराकर उसे अपने अधीन कर लिया कुमाऊं को 1790 में। और यदि हम थोड़ा और इतिहास की तरफ बढ़ें तो 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन वो पराजित हो गए। 1790 में इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया, उसे अपने अधीन किया। फिर 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन ये हार गए, गढ़वाल पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। फिर उसके बाद फरवरी 1803 जब गढ़वाल में भूकंप आया था, फरवरी 1803 की बात है, पुनः गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। अमर सिंह थापा वो हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में। तो एक अमर सिंह थापा थे गोरखा नेतृत्वकर्ता, और उनके साथ हस्तिदल चौतरिया थे। इन दोनों के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया 1803 में, और परिणाम स्वरूप जो गढ़वाल के शासक थे उस समय प्रद्युम्न शाह, उन्हें हराकर गढ़वाल पर अपनी सत्ता काबिज कर दी। फिर अंत तो क्या हुआ, 14 मई 1804, यानी 14 मई 1804 को इन्होंने देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह को मार दिया। युद्ध हुआ गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच। प्रद्युम्न शाह परमार वंश या जिसे पवार वंश भी कहते हैं उसके शासक थे। तो 14 मई 1804 को युद्ध हुआ और खुड़बुड़ा मैदान जो कि देहरादून में है वहाँ पर प्रद्युम्न शाह को इन्होंने मार दिया, और फिर गढ़वाल पर इन्होंने राज किया। फिर उसके बाद जो उनके पुत्र थे सुदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह, वो राजगद्दी पर बैठे। फिर फाइनली अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य एक संधि हुई सुदर्शन शाह के आग्रह पर, इसे संगोली की संधि कहते हैं, और यह हुई थी 28 नवंबर 1815 को। तो 28 नवंबर 1815 को संगोली की संधि हुई। संगोली चंपारण में है, बिहार में। तो बिहार के चंपारण के संगोली में एक संधि हुई गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य। फिर गोरखाओं ने गढ़वाल को मुक्त किया, यानी गढ़वाल से अपना जो आधिपत्य था उसे समाप्त किया इस संगोली की संधि के तहत। तो इस प्रकार यदि हम इतिहास को देखें तो कुमाऊं पर कुल 25 साल इन्होंने राज किया। 25 साल राज किया, 1790 से 1815 तक 25 साल। और गढ़वाल पर इन्होंने 1803 से 1815 तक लगभग 10.5 साल राज किया। तो गढ़वाल पर 10.5 साल और कुमाऊं पर 25 साल इन्होंने राज किया गोरखाओं ने। और उस समय इन्होंने गढ़वाल कुमाऊं पर अत्याचार किए, जिसे गोरखैली कहा जाता था। तो इम्पोर्टेंट है, गोरखैली क्या है? तो गोरखाओं द्वारा गढ़वालियों कुमाऊनी पर जो अत्याचार किए गए, तमाम प्रकार के उल्टे कर लगाए गए, उसी शोषण को गोरखैली के नाम से जाना जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम है तो हम और आगे बढ़ेंगे इसमें। यहाँ देखेंगे कौन से प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रश्न और हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर बना है।
जो कि टिहरी में है। तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 400 मेगावाट। तो 400 मेगावाट क्षमता का यह बांध है, डैम है और भागीरथी नदी पर बना है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि और इसको अच्छे से जान लेते हैं तो 400 मेगावाट की कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना को 2400 मेगावाट टिहरी जल विद्युत परियोजना का अभिनंग है। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना है 2400 मेगावाट की और कोटेश्वर बांध है 400 मेगावाट। तो कोटेश्वर परियोजना में 97.5 मीटर ऊंचा एक कंक्रीट बांध तथा सतही विद्युत गृह जिसमें 100 मेगावाट की 4 इकाइयां स्थापन किए जाना शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कोटेश्वर बांध 400 मेगावाट का है, टिहरी बांध 2400 मेगावाट का है। तो ये कोटेश्वर बांध टिहरी डैम का यानी टिहरी बांध का एक अभिन्न अंग है जो कि भागीरथी नदी पर बना है। अगला प्रश्न जानते हैं 66 यानी 66 नंबर का प्रश्न। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया, यानी वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब होगा फूलों की घाटी। कई सारे उद्यानों को दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन सी सही होगा, फूलों की घाटी। और इससे दिया गया था 2005 में। तो 2005 में फूलों की घाटी को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 2005। फूलों की घाटी जिसे वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं। फ्रैंक स्मिथ नामक लेखक ने वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक लिखी थी जो कि चमोली जनपद में जोशीमठ विकासखंड में है और घांगरा से पैदल मार्ग यहाँ जाता है वैली ऑफ फ्लावर को। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन प्रणाली में, स्थानीय स्वशासन का मतलब है पंचायती राज और नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत। तो स्थानीय स्वशासन प्रणाली में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया? तो कौन से मुख्यमंत्री ऐसे थे उत्तराखंड के जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में यानी स्थानीय स्वशासन प्रणाली में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन स्वीकृत किया? इसका सही जवाब होगा मेजर जनरल भूमचंद खंडूड़ी। तो इन्होंने 2008 में जो है पंचायती राज को 33 से बढ़ाकर 50% किया था। तो वैसे देखा जाए तो जो एक्ट है पंचायती राज का उसमें मिनिमम 33% जो सीट होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व होने का प्रावधान है, लेकिन उत्तराखंड में यह 50% है। तो 2008 से पहले 33% था और 2008 में भूमचंद खंडूड़ी ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। आपके कंसेप्ट जितने क्लियर होंगे तो आप प्रश्न को उतने अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अगला प्रश्न जानते हैं निम्नलिखित को समेकित कर सही उत्तर चुनिए। तो इससे चुनना है सही तरीके से कि कौन सा इसमें से सही आंसर होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ये वाला सही होगा। तो ए का 3 यानी चोरियो, चोरियो गला में पहना जाता है जो कि काली, लाल, सफ़ेद किसी भी रंग की हो सकती है। चोरियो गले में पहनते हैं। दूसरा है बी का 4 यानी फूली, ये नाक में पहनते हैं जो कि महिलाएं गर्ल्स पहनती हैं। तीसरा है सी का 2 यानी धगुला, ये हाथ में पहना जाता है। और चौथा है डी का 1 यानी तुगेल, इसे कान में पहनते हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा आंसर बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 69। यहाँ पर प्रश्न है गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न यानी गढ़वाल प्राचीन और आधुनिक, हिंदी में कहेंगे, पुस्तक के लेखक। सही उत्तर है राय बहादुर पातीराम। तो कई बार खाली पातीराम लिखता है, पूरा नाम है राय बहादुर पातीराम, क्योंकि राय बहादुर एक उपाधि थी अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी। तो पातीराम द्वारा लिखी गई पुस्तक है गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न। और यह पुस्तक उन्होंने 1917 में लिखी थी। मैं आपको यहाँ पे सन भी बता देता हूँ, 1917 में लिखी थी उन्होंने गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक राय बहादुर पातीराम द्वारा। आज का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान में सबसे अधिक एकीकृत औद्योगिक संस्थान की इकाइयाँ हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हरिद्वार। तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा एकीकृत औद्योगिक संस्थान है यानी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी
हरिद्वार। तो मुझे लगता है आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक।